आज बात होने जा रही है उस जंग की, डेट शीट की, जो ठीक 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से रखी जाएगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जंग की डेट शीट की हम बात कर रहे हैं। हमने देखा पिछली मर्तबा 7 चरणों में चुनाव करवाए गए। इस बार चर्चाएं ये भी है क्या इसे और थोड़ा शॉर्टन किया जाएगा? कोशिश ये चुनाव आयोग की ज़रूर हमेशा ही रहती है। 2014 में आप देखें तो 9 चरण में चुनाव हुए थे, तो 14 के बाद 19 का जब आया तो उसको 7 चरण में किया गया। एक बार फिर से उसके बाद ये कोशिश थी कि क्या इसको और कम किया जा सकता है। चुनाव आयोग के कई सारे सोर्सेज ने कहा कि वो लोग तो लगातार इस पक्ष में रहते हैं कि कम से कम फेजेज में चुनाव हो, 4 से 5 फेज में अगर चुनाव करा दिया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन एक बड़ा मसला ये रहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर, और भारत जैसे बड़े देश में एक छोर से दूसरे छोर पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करना हो, इतनी बड़ी संख्या में फोर्सेस को लगाया जाता है, तो वो एक आसान काम नहीं होता। लॉजिस्टिकली सबसे बड़ा चैलेंज वही रहता है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग किस नतीजे पर पहुंचा है, लेकिन चुनाव आयोग के भीतर ये मंशा ज़रूर रहती है कि हमेशा से ही कि कम से कम फेजेज में चुनाव कराया जाए, और इस बार भी ये कोशिश की गई थी। देखना होगा कि अब 7 फेज में ही होता है या कुछ कम कराने में चुनाव आयोग सफल हो पाता है। लेकिन इस समस्या जो थी वो सिर्फ लॉजिस्टिक की थी, सिक्योरिटी के मामले में। जी विजय लक्ष्मी, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एनडीए है, वो तो ये कह रहे हैं कि हैट्रिक कंफर्म है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है। इनकी रणनीति क्या है अब? देखिए, इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं और खासतौर से कांग्रेस पार्टी मानती है कि एक बड़ा रिजेंटमेंट है ग्राउंड पे, एक अंडर करंट है जो दिखने में नहीं आ रहा है। कई नेता तो कहते हैं कि इंडिया शाइनिंग होने जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी और जो तमाम घटक दल हैं वो कहते हैं कि बेरोजगारी के मसले पर, इसके अलावा महंगाई के मसले पर सरकार बैकफुट पर है और इन्हीं मसले पर जनता का रोष है। इसलिए 2024 में उनके नंबर्स जो हैं वो पिछली बार से ज़्यादा होंगे। बहरहाल विपक्ष है, कुछ तो उनको कहना है, लेकिन रणनीति के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही है कि मजबूत उम्मीदवारों को हर सीट पर जो है जहां तक भी वो उतार सकती है। हालांकि बड़े चेहरों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है कांग्रेस पार्टी की, और जो पहली 2 लिस्टें आई उसमें कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं दिखे। लेकिन कांग्रेस की कोशिश यही है कि चुनाव जो है वो इंडिया अलायंस के घटक दलों से बातचीत करके एक फॉर्मिडेबल अलायंस, जहाँ पर भी अलायंस हो रहा है वहाँ पर फॉर्मिडेबल कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतारे जा सके, जिस तरह से पहले कहा था। क्योंकि इंडिया अलायंस की बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर नहीं पहुंच पाई। पहले डिसाइड हुआ, कई स्टेट्स में अलायंस हो गए, तो काफ़ी अगर हम कहें तो रणनीति जो है वो बड़ी डिसअरे टाइप लग रही है। लेकिन देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, आज जिस तरह से देवेंद्र ने भी बताया कि चुनाव आयोग कोशिश जरूर करता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक काफ़ी टफ टेरेन्स होते हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट और तमाम। तो देखना होगा कि आज क्या पिछले चरण जितने ही चरण होंगे या कुछ बढ़ेगा या कुछ घटेगा। जी रुचि, ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। 80 सीटों पर सबकी निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हलचल आप देख रहे हैं? बीजेपी तो देखिए बड़ी श्योर है अपने अलायंस पार्टनर्स को भी लेकर, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है? देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे तो सबके अपने अपने दावे हैं। अब कांग्रेस, जिसको गठबंधन में 17 सीट मिली है, हालांकि अभी उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है, उनके भी दावे हैं कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। जैसे गोंडा है, वो कुछ और ऐसे ज़िले हैं जहाँ कांग्रेस का ज़िला अध्यक्ष भी नहीं है, बूथ में वर्कर्स नहीं हैं। तो कांग्रेस यहाँ भले कहे उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है कांग्रेस। अब समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका कहना है कि हमने ज़्यादातर लोकसभा सीट्स पे ट्रेनिंग कैंप्स लगा लिए हैं। सभी लोकसभा सीट्स हैं, उनके लोगों से लगातार अखिलेश यादव की मीटिंग चल रही है। यहाँ तक कि जो 17 सीट्स कांग्रेस को दी है उसमें भी कांग्रेस के लोगों को पार्टी ऑफिस में बुलाया गया था। अजय राय भी आए थे, अविनाश पांडे जो यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। उनका कहना है कि उस पर भी हमने रणनीति बना दी है। लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। अब आप देखिए, 51 सीट्स का ऐलान अभी तक बीजेपी ने यूपी में 80 सीट्स में किया है, उसमें 44 पुराने एमपीज को टिकट दे दिया है। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है बीजेपी का, और 3 हारे हुए सांसदों को भी टिकट दिया है। अब बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह भी है, पीएम मोदी का चेहरा है, मोदी की गारंटी है, योगी सरकार के काम है, साथ में राम मंदिर है, और सबसे बड़ी बात जो लाभार्थी है यहाँ पर करीब 15 करोड़ लोगों को राशन अब तक मिल चुका है, करीब 51 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा चुके हैं,
2.25 करोड़ लोगों को उज्ज्वला स्कीम में फायदा पहुंचा है। तो इस जी। तरह से जो केंद्र और प्रदेश की तमाम योजनाएं हैं उसका जो फायदा लोगों तक पहुंच रहा है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि ये जो लाभार्थी हैं वो उनको फायदा जरूर पहुंचाएंगे। और साथ में जिस तरह से कास्ट इक्वेशंस है उनको जिस तरह से बीजेपी ने यूपी में सांधा है, तो बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ी कामयाबी इस बार भी मिलने वाली है। जी मीनाक्षी। जी सचिन, और बात अगर महाराष्ट्र की कर ली जाए तो यहाँ पे अलायंस पार्टनर्स को लेकर तो अब कोई बहुत कंफ्यूजन रह नहीं गया, लेकिन सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। जी मीनाक्षी, यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरे सबसे बड़ा राज्य है जहां पर 48 सीटें हैं लोकसभा की। बीजेपी और एनडीए कहीं ना कहीं 2 कदम आगे दिख रहा है। जो एमबीए या इंडिया अलायंस है उससे आगे दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो है अपनी जो पिछले बार उन्होंने जो 25 सीटें लड़ी थी उसमें से करीबन 20 सीटों का ऐलान कर दिया है। 13 जो है उम्मीदवारों को उन्होंने कायम रखा है, जबकि 7 जगह पर नए चेहरे दिए हैं, जिसमें पीयूष गोयल से लेकर पंकजा मुंडे जैसे बड़े कद्दावर चेहरे भी उन्होंने दिए हैं। तो बीजेपी की तैयारी जो ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रही है उनमें कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ सीटों को लेकर उम्मीदवार किसको देना है, किस सीट को एक्सचेंज करना है, उसको लेकर एक अंतिम बैठक होगी। 80% काम जो है वो एनडीए का यानी कि महायुति का हो गया है। लेकिन इंडी गठबंधन में अभी तक जो कल बैठक हुई उसमें जो हमें जानकारी मिली कि 42 सीटों पर करीबन सहमति बन गई है। अभी भी 5 से 6 सीटों पर गतिरोध बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी जिसने पिछले चुनाव में करीबन 7% वोट लिए थे और 13 सीटों का नुकसान पहुंचा था इंडी गठबंधन को, यूपीए को, वो अभी भी आने के लिए तैयार नहीं है यूपीए के साथ, इंडी गठबंधन के साथ। तो कहीं ना कहीं वहां पर गतिरोध फंसा हुआ है, जिसको लेकर एक बड़ी टेंशन इंडिया अलायंस में और यूपीए में जरूर दिखाई दे रही है। खबर तो बिहार से भी बड़ी दिलचस्प आ रही है। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, लालू यादव ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका वार जो है सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो कैंपेन है वो पूरा मोदी के परिवार पर आधारित है बीजेपी का। जी हाँ, बिल्कुल। लालू यादव ने कहें कि एक तरह से एक बड़ा मौका दे दिया है। और देखिए, जिस रैली में लालू यादव ने सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला किया कि उनका परिवार नहीं है, इसलिए वो हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, और वहीं से एक मुद्दा मिल गया, एक बड़ा मुद्दा। पिछले चुनाव में हमने देखा किस तरह से कांग्रेस की तरफ से कुछ कुछ मुद्दे थमाए गए, तो इस बार शायद लालू यादव ने ये मौका दे दिया है। और उसके बाद लगातार मोदी का परिवार एक कैंपेन बन गया है, और आज उस पर एक सॉन्ग भी लॉन्च हुआ। तो हर जगह अब रैलियों में भी जो है ये तस्वीरें, ये कटआउट, ये नारे जो है अब दिखाई दे रहे हैं, और निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी। और नीतीश, एक और बड़ी पॉलिटिकल खबर तो ये भी है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान का कद एनडीए में बड़ा बन रहा है,